हेलो नमस्कार। आप सभी साथियों का एसके टेक ज्ञान 91 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, एक नज़र सब कवर। जी हाँ साथियों, हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज बहुत ही कम समय में सभी टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी बकवास के, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो आप लोग इस नतीजे तक तो पहुंच ही गए होंगे कि आज की क्लास में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत की मिट्टियों से जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बांगर, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है कल्लर, ऑप्शन डी है रेगुड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है, यानी कि गंगा के मैदानों की जो पुरानी मिट्टी है ये बांगर कहलाती है। जहां नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है वो मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। और जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वो मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया है कि गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो ये बांगर कहलाती है। वहीं अगर पूछा जाता है कि गंगा के मैदानों की नवीन मिट्टी क्या कहलाती है, तो नवीन मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी या फिर ऑप्शन डी काली मिट्टी। ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या कहलाएगी? बांगर कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? आपको बताना है कि भारत का जो भी क्षेत्रफल है उस समस्त क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। ऑप्शन ए है 29%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 20% या फिर ऑप्शन डी है 24%। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में समस्त स्थल भाग का 24% भाग जो है ये जलोढ़ मिट्टी से ढका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा, जो काली मिट्टी होती है इसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए काली मिट्टी, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की बहुत ही न्यूनतम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी रेगुड़, ऑप्शन सी तराई या फिर ऑप्शन डी बांगर। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा रेगुड़। यानी भारत में जो है काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के उत्पादन के लिए क्या होती है? सर्वाधिक उपयुक्त तो होती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और भारत में स्थानीय नाम इसका क्या है? तो इसको रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो ये गुण भी किस मिट्टी में पाया जाता है? ये गुण भी काली मिट्टी में पाया जाता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और ये मिट्टी जब सूखती है तो इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, और इन्हीं दरारों से क्या होता है? इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा काली मिट्टी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा काली मिट्टी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान एवं गुजरात में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक प्रभाव है ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत का जो दक्षिणी सिरा है, यानी जो दक्कन का पठार है, जो मेज की आकृति का है, इसका निर्माण हिमालय यानी उत्तर भारत के निर्माण से पहले हो गया था, और इसका जो निर्माण हुआ था या ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण हुआ था। इसी कारण यहाँ पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। देखिए, राजस्थान एवं गुजरात वाला जो क्षेत्र है इसका कुछ पोर्शन जो है उत्तर भारत में एडजस्ट होता है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी उत्तर भारत में ही आते हैं। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल इनका भी ये पूर्वी भारत में आ जाते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जो है ये दक्षिणी भारत में आते हैं। तो अगर आप रीजनिंग भी लगाते तो इस प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंच सकते थे। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में यानी भारत तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से, और जल से तीन ओर से घिरे भाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए लाल और पीली मृदा, ऑप्शन बी वन मृदा, ऑप्शन सी खारी मृदा, ऑप्शन डी है जलोढ़ मृदा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ ये शब्दावली जोड़ देने का मतलब ये हुआ कि भारत जहाँ से जलीय सीमा साझा करता है, यानी गुजरात वाले पोर्शन से लेकर इधर पश्चिम बंगाल वाले पोर्शन तक, इस भाग को क्या कहा जाएगा?
कुछ ऐसे समझिए, ये वाले भाग, इस वाले भाग को किस नाम से अभिहित किया जाएगा, तो प्रायद्वीप कहा जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, तो लाल और पीली मृदा। अभी इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था आंध्रा और तमिलनाडु में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। और यही लाल मृदा जब गीली हो जाती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, इसीलिए लाल और पीली मृदा। तो ध्यान देंगे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या फिर लैटेराइट मृदा। तो ध्यान दीजिएगा, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा जो होती है वो जलोढ़ मृदा होती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी केरल में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, जो लैटेराइट मृदा है ये केरल में पाई जाती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल। लैटेराइट मृदा का जो विस्तार है ये कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, यानी मृदा का जो कटाव है इसे कैसे रोका जा सकता है। पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, अगर पक्षियों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी तो मृदा का क्या कटाव रोका जा सकता है, ये तो पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन बी है अति चराई द्वारा, यानी जो भी वनस्पतियां हैं उन पर क्या किया जाए, जानवरों के द्वारा अति चराई का कार्य किया जाए तो क्या मृदा अपरदन रोका जा सकता है। फिर ऑप्शन सी है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, यानी वनस्पतियों को क्या किया जाए, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए तो क्या मृदा अपरदन रोका जा सकता है। फिर ऑप्शन डी है वन रोपण द्वारा। जी, ये सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगर हम क्या करते हैं, वनों का रोपण करते हैं तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि वन जो होते हैं ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, वन रोपण द्वारा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था, काली कपासी मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी। तो स्थानीय भाषा में हम भारत में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से अभिहित किया जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी से। तो ध्यान दीजिएगा, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा काली मिट्टी होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए काली मिट्टी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी ही क्या है, रेगुड़ मृदा है। तो इस प्रकार इन ऑप्शनों में देखा जाए तो ऑप्शन बी में महाराष्ट्र दिया गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। काली मिट्टी जो होती है वो कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन किया जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग क्या होती है, बराबर होती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए कल्लर कहा जाता है, ऑप्शन बी रेगुड़ कहा जाता है, ऑप्शन सी दोमट कहा जाता है या फिर ऑप्शन डी है रेह कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब जलोढ़ मृदा में बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे दोमट कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। ऑप्शन ए है क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन बी है बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जो काली मिट्टी है ये क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। हमने आपको बताया था कि जो भारत का दक्कन पठार वाला एरिया है ये इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण ये दक्कन के पठार वाला जो पोर्शन है ये सबसे पुराना है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हुआ, यानी इसका निर्माण किस युग में हुआ, तो क्रेस्टेसियस युग में हुआ और दरारी उद्भेदन से हुआ। दरारी उद्भेदन का मतलब यही हुआ कि जब ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा अंदर से क्या किया गया, लावा ने यानी मैग्मा ने फोर्स डाला और जो सतह है पृथ्वी की कमजोर थी वहाँ से वो क्या हुआ, मैग्मा लावा माफ कीजिएगा, जो मैग्मा है वो बाहर निकलने लगा और जब बाहर निकलने लगा तो मैग्मा जब बाहर निकल आता है तो उसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। तो यानी कि काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ ये दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर क्या बताना है आपको, प्रायद्वीपीय भारत में, ये प्रायद्वीपीय भारत वाला जो एरिया है इस प्रायद्वीपीय भारत वाली एरिया में अधिकतम क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन दिए गए हैं काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो अभी इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। यानी क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्र के आधार पर जो विस्तार है, और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो प्रमुख वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 4। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 4 प्रमुख वर्ग हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद जो कृषि में क्या करता है, अनुसंधान का कार्य करता है, जो परिषद अनुसंधान का कार्य करती है, उसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसके अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22
कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जलोढ़ मिट्टी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। और दो ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन दो ऑप्शनों में से क्लियर करना है कि कौन सा सही होगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अवरोही क्रम पूछा गया है। क्या पूछा है, अवरोही क्रम। तो ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ होगी, फिर कौन होगी, लाल होगी, फिर कौन होगी, काली होगी, फिर कौन होगी, लैटेराइट होगी। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का जो सही अवरोही क्रम होगा वो होगा जलोढ़, लाल, काली और फिर लैटेराइट। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है। क्वेश्चन एक बार पुनः समझेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह, यानी भारत में जो उपस्थित मृदा समूह है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लैटेराइट। लैटेराइट मृदा में जो होता है ये लोहे की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, और लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये क्या हो जा रहा है, अनवर होता जा रहा है। यानी उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है, अनवर होता है, यानी अनउपजाऊ होता जा रहा है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है। तो सही उत्तर होगा लैटेराइट मृदा में क्या होता है, लैटेराइट मृदा में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्षेत्र जो ये मृदा है वो क्या होती जा रही है, अनवर होती जा रही है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। ऑप्शन ए है लैटेराइट, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है लाल या फिर ऑप्शन डी है जलोढ़। तो ध्यान दीजिएगा, जो लैटेराइट मृदा है ये सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी होती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए लैटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना है आप लोगों को, ये बात हाईलाइट कर लिया करिए कि क्या बताना है, असत्य बताना है। ऑप्शन ए, लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। ऑप्शन सी, इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। ऑप्शन डी, इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये क्षारीय मिट्टी नहीं होती है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि लैटेराइट मिट्टी जो होती है इसमें ये सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी उर्वरक क्षमता, लोहे की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसकी उर्वरक क्षमता कम होती है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है, इस मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ऑप्शन बी, इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। ऑप्शन सी, लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। ऑप्शन डी, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। यानी यहाँ पर ध्यान देना है, ये किस मिट्टी के विषय में बात की जा रही है, तो ये लैटेराइट मिट्टी के विषय में बात की जा रही है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। फिर ऑप्शन बी है, इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, लोहे की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, सिलिका एस। उसके बाद में डी, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि लैटेराइट मिट्टी में क्या होता है, लोहे एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये बात गलत है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुड़ मृदा जो है ये किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो जो काली मिट्टी होती है इसका स्थानीय नाम क्या होता है, रेगुड़ मृदा, और ये किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो आपका उत्तर होगा कपास। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। यानी कि ये मिट्टी जो है ये काफ़ी इसमें उपजाऊ यानी उर्वरा क्षमता कुछ ज़्यादा ही होती है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी मखरली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो सही उत्तर होगा जो काली मिट्टी है ये जैव पदार्थों से भरपूर होती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। जी हाँ, इससे पहले हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया कि काली वो कौन सी मिट्टी है जिसकी जुताई स्वतः हो जाती है। तो हमने आपको बताया था कि जब काली मिट्टी सूख जाती है तो इसमें क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसकी जुताई स्वतः हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। जब इसकी जुताई स्वतः हो जाती है तो उसकी जुताई कहाँ से अधिक करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। जी बिल्कुल, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ऑप्शन डी, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया था और क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो ध्यान दीजिएगा, इस मिट्टी में सिंचाई करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है।
ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी है रेगुड़ मृदा या फिर ऑप्शन डी है लाल मृदा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जो दक्कन के पठार वाला एरिया है सबसे पुराना है और ये ज्वालामुखी क्रिया के निक्षेपों के दौरान इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और ज्वालामुखी क्रियाएं जब होती हैं तो मैग्मा जो होता है वो जो भी पृथ्वी की सतह कमजोर होती है वहाँ से क्या होता है, वो बाहर निकल आता है और बाहर निकलने पर वही क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बेसाल्ट लावा के अपक्षय यानी इनके टूटने फूटने के कारण कौन सी मृदा का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को क्या स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, रेगुड़ मृदा। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले भी हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जहां नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। और जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उस मृदा को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाएगा, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी वही होगी जहां नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, खादर होगा, ऑप्शन डी खादर। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आप तो इस प्रश्न को उड़ा दोगे तुम लोग, क्या कहलाएगी, खादर नहीं कहलाएगी क्योंकि यहाँ नदियों का पानी पहुंच जाएगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी नवीन को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, पुरानी को क्या कहा जाएगा, बांगर कहा जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। भारत के उत्तरी मैदान की जो मृदा है ये सामान्यतः कैसे बनी है। मैंने दक्षिणी भाग की मृदा को बताया कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान क्या हुआ, जब मैग्मा बाहर निकला उसने क्या, किसका रूप, जब बाहर निकला तो लावा का रूप, और लावा क्या हुआ, लावा का अपक्षय हुआ यानी टूटा फूटा, तो किसका निर्माण हुआ, काली मृदा का निर्माण हुआ। वैसे अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी, तलावचन से बनी, तलोच्चन से बनी या स्वस्थानीय अपचयन द्वारा या फिर अपर्दन द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, इस मृदा का जो निर्माण हुआ तलोच्चन से हुआ। अब तलोच्चन क्या है, इस शब्दावली को थोड़ा सा समझेंगे। जब हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय से अनेक नदियां निकली और हिमालय से जब अनेक नदियां निकली तो ये अपने साथ अवसाद बहा के लाई। जिस दिन अवसाद जब बहा कर ले आई तो जब ये मैदानी एरिया में पहुंची तो इनका क्या हुआ, एक तल दूसरे तल पर क्या हुआ, जमता गया। और इस प्रकार उत्तर मैदान की नदियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जैसे ये नदियां निकल रही हैं और क्या हुआ, अपने साथ जो ये अवसाद लेकर के आ रही है, अवसाद क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो इसके ऊपर तल के ऊपर तल क्या हुआ, जमता हुआ चला गया। जिस प्रकार क्या हुआ, उत्तर के मैदान की मिट्टियों का निर्माण हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलोच्चन से। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह क्वेश्चन IAS प्रीत 1997 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस किया था, लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती हैं। तो आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको 2 सेकंड का समय दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, लाल मिट्टी। क्या होगा, लाल मिट्टी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना है आपको, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी है, ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये बात भी आप पढ़ चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। या शुष्क और आर्द्र यानी सूखे और गीले दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ ये कह देना गलत हो जाएगा, या मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो जो लाल मिट्टी है इसमें लोहे, माफ कीजिएगा, जो लेटेराइट मिट्टी है, निकल गया साथियों, माफ कीजिएगा, जो लेटेराइट मृदा है इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी इन मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ, पहले काली मिट्टी का निर्माण हुआ और काली मिट्टी के अपक्षय और अपर्दन के कारण किस मिट्टी का निर्माण हुआ, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। और ये मिट्टियां जो होती हैं इनमें खनिजों की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, खनिजों की मात्रा पाई जाती है। तो किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लेटेराइट में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कार्बन पदार्थों की अधिकता होती है। ऑप्शन ए है पीट, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है लेटेराइट या फिर ऑप्शन डी है लाल। तो सही उत्तर होगा काली मिट्टी। नाम ही काला है और कार्बन भी क्या होता है, काला ही होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। ऑप्शन ए है अर्ग, ऑप्शन बी है रेह, ऑप्शन सी है रेगुड़, ऑप्शन डी है ऊसर। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऊसर। आप लोग देखते होंगे सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो ऊसरीली मिट्टी होती है यानी जो रेह होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सफ़ेद नमक की एक लेयर टाइप की बन जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम यानी सूखे मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊसर। क्वेश्चन नंबर 41। बस साथियों, आज के क्लास में इतने ही प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।